अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। इन जो वेव की जो इंटेंसिटी होती है उसे हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं और इंटेंसिटी से मुराद क्या है। और फिर हम ये देखेंगे कि इंटेंसिटी जो है वेव की स्फेरिकल वेव्स के लिए वो किन किन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स पहले हमने जब बात की थी तो उसमें हमने एक स्ट्रिंग ली थी। तो उस स्ट्रिंग के अंदर हमने एक वेव जो है वो सेंड की थी और वो वेव जो थी वो मूव करती थी अलोंग एक्स एक्सिस। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसकी जो मूवमेंट थी वो वन डायमेंशनल थी। वेव मूवमेंट जो थी अलोंग द स्ट्रिंग इट वाज वन डायमेंशनल। लेकिन आम तौर पे जो वेव्स हैं, जिस तरह अगर हम बात कर लें कि साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव्स का जो सोर्स होता है, ये फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक सोर्स है इसमें से साउंड वेव्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं और हमें पता है कि इसकी जो वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो करती हैं और साउंड को हम हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साउंड वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। इस तरह अगर हमारे पास कोई लाइट बल्ब है तो उसकी जो रोशनी होती है वो भी हर तरफ जो है वो मूव करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट वेव्स हैं वो भी हमारी थ्री डायमेंशनल वेव्स हैं वो स्पेस के अंदर जो मूव करती हैं, हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करती हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो मूव करती हैं। तो जनरली हमें जिन वेव्स से पाला पड़ता है वो स्फेरिकल वेव्स होती हैं। तो जिसकी मिसाल हमने ली है कि साउंड वेव्स हैं या लाइट वेव है। और इसी तरह जो सिस्मिक वेव्स हैं जो समुंदर की जो सॉरी जो अर्थ के अंदर वाइब्रेशन कॉज करती हैं वो भी स्फेरिकल वेव्स जो हैं वो होती हैं। तो अगर स्फेरिकल वेव्स हैं तो फिर जो वेव इंटेंसिटी जो है वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उसको हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इंटेंसिटी है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी को आम तौर पे जो डिफाइन किया जाता है वो ये है कि ये पावर की जो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेड रेट है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसको हम कहते हैं। यानी आम तौर पे जो हम इसको डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को वो ये है इंटेंसिटी इक्वल्स टू पार पर यूनिट एरिया। और हमें पता है कि पार क्या होती है। पार होती है वर्क डन ओवर टाइम। तो ये हो जाएगा ओवर एरिया। अब इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वर्क से मुराद क्या है। तो वर्क से मुराद ये होती है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो हाउ मच एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, हाउ मच एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। कि जब एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा होता है और उसके नतीजे में बॉडी मूव कर रही है तो फिर कितनी एनर्जी जो है वो उसने उस बॉडी को ट्रांसफ़र की है। तो वर्क निकालने का जो पर्पज़ है वो भी यही होता है कि हम ये देख सकें कि कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। और जब हम वर्क को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसमें हम ये देखते हैं कि कितने टाइम में या यूनिट टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो कितनी है। अगर यूनिट टाइम में एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी तो पावर जो है वो ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो यूनिट टाइम में कम होगी तो पावर जो है वो कम होगी। तो अब इसमें जो नई चीज़ आ गई वो हमारे पास आ गया एरिया। तब हमने ये देखना है कि हाउ मच एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन अ यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी एक स्पेसिफिक एरिया को एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो हमारी मेजरमेंट है कितने टाइम में कितने एरिया को एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है
इसको हम जो है वो इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको वर्ड्स में हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि द टाइम एवरेज रेट, द टाइम एवरेज rate at which energy is transferred by the wave per unit area। अब कैसा एरिया हो? across a surface that is held perpendicular to the direction of propagation। तो ये हमारे पास टाइम एवरेज रेट है एनर्जी ट्रांसफ़र का, जिसको हमने लिखा ऐसे W ओवर टाइम, इन वर्क ओवर टाइम, और बाय द यूनिट सरफेस पर यूनिट एरिया, जिसको हमने लिखा ओवर एरिया, तो दैट इज़ द इंटेंसिटी। तो ये हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में कितने एरिया को कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय अ वेव पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम टू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of wave। तो ये है हमारी इंटेंसिटी की सेंस कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम एनर्जी ट्रांसफ़र का मेजर करते हैं कि यूनिट टाइम में यूनिट एरिया को जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रखा गया हो, कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो अब हम इसको जो है वो नोट्स से देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंटेंसिटी की जो है वो डेफिनेशन बयान की गई है कि इंटेंसिटी क्या है, जिसको हम ऑलरेडी जब डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एवरेज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हमारी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो, यानी हमारे पास जो वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन हो, यानी जो जो हमारी एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट कब रहती है? व्हेन वेव फ्रंट्स आर प्लेनर, कि जब जो प्लेनर हो, यानी इस सूरत में फर्ज करने के लिए हमारा एक जो है प्लेन वेव फ्रंट को जो है ये शो कर रहा है। तो जब ये वेव फ्रंट मूव करता है तो इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, एरिया है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इस सूरत में जो इंटेंसिटी होती है वो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जब हमारी वेव्स जो हैं वो इस तरह की नहीं होती, यानी हमारी वेव्स ऐसी हों जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना रहे, यानी विद प्रोपेगेशन, विद पैसेज ऑफ टाइम उनके एम्पलीट्यूड में जो तब्दीली आए,
एम्पलीट्यूड उनका बढ़े या कम हो, तो फिर हम ये रिलेशन जो है इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। और ये वाले जो वेव्स हैं उनको हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें एम्पलीट्यूड जो वो कांस्टेंट नहीं रहता। ये नहीं, फर्स्ट कर लें कि हमारे पास जो है ये एक सोर्स है, यहाँ से फर्स्ट कर लें कि एक वेव फ्रंट जो है साउंड का, लेट्स सपोज, वो पैदा हुआ। तो क्योंकि वेव हर तरफ ट्रैवल कर रही है तो इसलिए हम इसका वेव फ्रंट जो है वो ये बना सकते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये वेव फ्रंट यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि ये वेव फ्रंट मूव करके एक नई पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये एक नया और बड़ा स्फीयर बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट पड़ेगा। तो पहली पोजीशन पे यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया। इस वजह से यहाँ पर चूँकि एम्पलीट्यूड में तब्दीली आ रही है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम ये रिलेशन जब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हमारा जो बेसिक रिलेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो 4 पाई r² है, ये हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का एरिया है। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट आता है। तो इसमें जो एवरेज पावर है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर द होल वेव फ्रंट, वो कांस्टेंट है, 4 पाई फैक्टर भी कांस्टेंट है, लिहाजा ये फैक्टर जो है हमारा टोटल कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम इसको अपने इस रिलेशन के अंदर पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट। तो इसको जो फिर हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो बड़ा होता जाएगा, उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, यानी ये वाली जो इक्वेशन थी ये, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कंपेयर करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो स्फेरिकल वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि वो उसके जो रेडियस है, जिसको हम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स लेते हैं, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में, जो कि हमने प्रीवियस इक्वेशन के अंदर देखी है, कि जैसे जैसे उसका एम्पलीट्यूड जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड जो है उसका वो कम होता है। और इसके हिसाब से जो इंटेंसिटी में वेरिएशन आती है, अब हम उसको एक एग्जांपल्स के जरिए जो है वो समझने जा रहे हैं कि कितना फासला बढ़े तो कितने एम्पलीट्यूड में तब्दीली आती है और उससे इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें हमें एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सोर्स मौजूद है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सोर्स है और इसका जो है वो एक वेव फ्रंट है जो इस डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है r। और फिर हम एक और वेव फ्रंट लेते हैं आफ्टर सम टाइम, जो इससे डबल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मौजूद है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे है। तो पूरा वेव फ्रंट, अब इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो रेडियस है फ्रॉम द सोर्स, वो 2r है। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में क्या तब्दीली आई, कि एम्पलीट्यूड जो है इसमें क्या तब्दीली आई, और जो इंटेंसिटी है उसमें क्या तब्दीली आई, और वो कितनी होगी। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेव इज डबल्ड, यानी अगर हम उसका डिस्टेंस जो है वो डबल कर देते हैं, देन एम्पलीट्यूड इज हाफ्ड, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ हो जाता है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली देखा है अपनी इक्वेशन में। ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हम इसको जो है वो देख सकते हैं कि अगर हम इसको डबल कर देंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एम्पलीट्यूड जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वो हाफ हो जाएगा। तब हम उसकी जो इंटेंसिटी है उसको देखते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिक रिलेशन था वो ये था, और इसमें अब हमने जो नया हमारे पास रेडियस है वो पहले रेडियस का डबल है, जैसे कि प्रीवियस जो डायग्राम थी उसमें हमने देखा। तो अब नई जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी वो हम देख सकते हैं। तो नई इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला आई प्राइम पावर एवरेज 4 पाई r प्राइम स्क्वायर है। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है।
और उसमें फिर हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये वाली चीज़ जो है ये हमारी जो है वो आई के बराबर है, दैट वाज एट इनिशियल डिस्टेंस। तो अब हम जब आई प्राइम को कंपेयर करते हैं आई के साथ, फिर हम ये देखते हैं कि नई लोकेशन पे जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वेव फ्रंट का वो पहले से डबल हो गया था, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो पहली इंटेंसिटी का 1/4 होगी, यानी एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ हो जाएगा और जो इंटेंसिटी है वो 1/4 हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम स्फेरिकल वेव्स के बढ़ने से, स्फेरिकल वेव्स के मूव करने से एट डिफरेंट डिस्टेंसेस उनकी एम्पलीट्यूड और उनकी जो इंटेंसिटी जो है उसकी वेरिएशन जो है वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें रिजल्ट हमारा ये निकला कि जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मूव करते हैं सोर्स से, तो जितने वो सोर्स से दूर जाते जाते हैं एवरेज पावर तो वही होती है, लेकिन एवरेज पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर रेट होता है पर यूनिट एरिया, वो कम हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।